इकोसिस्टम। और वेटलैंड इकोसिस्टम है क्या, साथ में इंडिया के अंदर कौन कौन से वेटलैंड काफी ज्यादा फेमस है, और इसको कंजर्व करना क्यों जरूरी है, वो सारी बातें समझाना। सबसे पहला आता है वेटलैंड है क्या। तो वेटलैंड के बारे में जो डेफिनेशन दी वो रामसार कन्वेंशन, ये रामसार एक कन्वेंशन है जो वेटलैंड से जुड़ी हुई चीजों पर बात करती है। और ये रामसार जो प्लेस है ईरान, जो कैस्पियन सी कोस्ट पर उसका एक प्लेस है। तो कई बार आपसे पूछा जाएगा कि रामसार कन्वेंशन किस कंट्री में हुई, तो ईरान के अंदर रामसार कन्वेंशन हुई, जो रिलेटेड है वेटलैंड से। और इसमें बोला गया है कोई भी ऐसा पार्ट जो मिनिमम 2 मीटर के आसपास या 2 फीट के आसपास वाटर से घिरा हुआ हो, उसी को वेटलैंड। इवन एग्रीकल्चर जो फील्ड होता है जिसमें हम लोग राइस की खेती करते हैं, वो भी एक तरीके का वेटलैंड है। और वेटलैंड का सबसे अच्छा एग्जांपल मार्स, जिसे हम लोग दलदली भूमि भी कहते हैं, जिसमें आपको वाटर मिलेगा, साथ में लैंड का पार्ट भी मिलेगा। ये सारी चीजें वेटलैंड में आती हैं। और ये वेटलैंड कोई स्टेबल पार्ट भी हो सकता है, जैसे लेक है, या कोई फ्लोइंग पार्ट हो सकता है, जैसे रिवर का कोई कोस्ट है, रिवर अपना रास्ता चेंज करती है तो उसके बीच में कई बार अपने कोस्ट के पास कुछ पानी डिपॉजिट कर जाती है। या फिर मरीन इकोसिस्टम जो हमें सी में दिखता है, वो भी इसका पार्ट है। और वेटलैंड को इन्हीं बेसिस पे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। डिवीजन ऑफ वेटलैंड, कि वो किस एरिया में पाए जाते हैं, क्लीन वाटर इकोसिस्टम में या सॉल्टी वाटर इकोसिस्टम में, उस बेस पे उसको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जो पार्ट मरीन या कोस्टल वेटलैंड, मरीन मतलब सी के अंदर सैलिनिटी वाला जो वेटलैंड है उसके बारे में बात कर रहा है। जिसमें एग्जांपल के लिए स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब एक छोटा सा नैरो पाथ जो आपको सी के पास मिलता है, जो दो लैंड बाउंड्री को एक दूसरे से अलग करता है और दो सी को, वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है। जैसे इंडिया में पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट मेनलैंड इंडिया के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है, लेकिन बे ऑफ बंगाल को इंडियन ओशियन से लिंक भी करता है। तो ये स्ट्रेट जो होती है ये भी वेटलैंड का पार्ट है। ऐसे हम लोगों ने एक क्लास में कोरल रीफ, जिन्हें रेन फॉरेस्ट कहा जाता है ओशियन का, कोरल रीफ भी वेटलैंड का डेवलपमेंट करते हैं। इसके अलावा एस्टुरीज जो रिवर बनाती हैं, ये भी वेटलैंड का पार्ट है। इसके अलावा लेगून जो एक गैप बनता है कोस्ट और सी के बीच,
ये सारी चीजें मरीन इकोसिस्टम का पार्ट है। तो आपसे 3-4 ऑप्शन देके पूछे भी जा सकते हैं कि वेटलैंड इनमें से कौन कौन सा है। मैक्सिमम सारी चीजें वेटलैंड है। बस ऐसा एरिया नहीं, वेटलैंड में कम से कम पानी होना चाहिए और लैंड का भी पार्ट कुछ होता है। अगर कोई बोले डेजर्ट, तो डेजर्ट वेटलैंड नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे वाटर नहीं है, इसलिए वो वेटलैंड का पार्ट नहीं। सेकेंड जो हमें वेटलैंड दिखती है वो है इनलैंड वेटलैंड। जिनका डेवलपमेंट लैंड के ऊपर ही हुआ है, जैसे लेक, ये वेटलैंड का पार्ट है। इनका जो डेवलपमेंट है लैंड के ऊपर ही होता है। साथ में डेल्टा, जो रिवर अपने सेडिमेंट डिपॉजिट करती है कोस्ट के पास में, वहां पर भी पूरे वेटलैंड का डेवलपमेंट मिलता है। साथ में जो स्प्रिंग या झरने हमें दिखाई देते हैं वो भी वेटलैंड का पार्ट है। पहला हमने देखा मरीन या कोस्टल वेटलैंड, दूसरा इनलैंड वेटलैंड, और सबसे लास्ट में मैन मेड वेटलैंड। ये सारे वेटलैंड जो हमने देखे ये नेचुरल वेटलैंड थे। कुछ वेटलैंड इंसान भी बनाता है। जैसे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, तो एग्रीकल्चर करते साथ साथ हमें इरिगेशन के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। जैसे हम लोगों ने कैनाल का डेवलपमेंट कर दिया, ये भी एक वेटलैंड हो गया। साथ में हम लोगों ने कोई पॉन्ड्स, तालाब का डेवलपमेंट कर दिया, ये भी वेटलैंड का टाइप। तो हमने देखा 3 टाइप में वेटलैंड को डिवाइड किया जा सकता है। एक मरीन या कोस्टल वेटलैंड, दूसरा इनलैंड वेटलैंड और तीसरा मैन मेड वेटलैंड। तो इसका मतलब बाई एंड लार्ज ज्यादातर चीजें जहां पर थोड़ा भी पानी है वो वेटलैंड का पार्ट है। अगली बात आती है कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें इन्हें बचाना चाहिए, क्या वेटलैंड से हमें कुछ मिलता है या नहीं, क्या क्या सर्विसेज हैं या क्या क्या बेनिफिट हैं जो हमें वेटलैंड प्रोवाइड करती है, और जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट को, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को साथ में आके इनको कंजर्व करना चाहिए। ऐसा क्यों? तो उसी में आते हैं इंपोर्टेंस। क्या क्या चीजें हैं जो वेटलैंड हमें देती है। और इंपोर्टेंस में सबसे पहला आता है प्रोविजनिंग सर्विस, कि ये क्या क्या हमें प्रोविजनिंग सर्विस मतलब बेसिक चीजें मिल दिलाती है। जैसे वेटलैंड से हमें फूड मिलता है, अगर कोई वेजिटेरियन है उसे प्लांट मिलेगा, कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसे फिशेस मिल जाएंगे। फूड कोई भी एनिमल हो उसको वेटलैंड प्रोवाइड करती है। दूसरा, ये वेटलैंड नेचुरल प्यूरिफायर की तरह भी काम करती हैं। जो भी वाटर में पॉल्यूशन होता है उसको खत्म करती है, जिसकी वजह से हमें क्लीन वाटर मिलता है। तो ये नेचुरल क्लीन वाटर एक्यूफायर हैं। इसमें भी इनका एक बहुत बड़ा रोल है। कई बार बहुत सारी वेटलैंड से हमें उसके नीचे कुछ फ्यूल भी मिल सकता है। हो सकता है वहां पे गैस हो, ऑयल हो,
क्योंकि वेटलैंड के आसपास वाले एरिया में ये सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं। साथ में बहुत सारे जेनेटिक रिसोर्स, बहुत सारी स्पीसीज बहुत सालों से इन वेटलैंड में रहती आई हैं। तो किसी चीज के बारे में जेनेटिकली अगर हमें जानना है, उसमें भी ये हमारी हेल्प करता है। तो ये बेसिक सर्विसेज है जो वेटलैंड से हमें मिलती हैं। अगली बात ये आती है रेगुलेटिंग सर्विसेज। ये इकोसिस्टम में रेगुलेटिंग का भी काम करती है। चीजें डिसबैलेंस ना हो जाए, उसमें भी वेटलैंड का रोल है। जैसे ये क्लाइमेट, जहां पर वेटलैंड होती है वो आसपास के क्लाइमेट के कंपैरिजन टेम्परेचर को कम करती है। तो ये क्लाइमेट रेगुलेशन, इसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपके आसपास वेटलैंड है, इसका मतलब वाटर है, और हल्का सा भी टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वाटर इवेपोरेट होगा, और वाटर इवेपोरेट होने के बाद कंडेंसेशन के प्रोसेस के द्वारा बारिश करेगा। इसलिए बोला जाता है क्लाइमेट को रेगुलेशन करने में वेटलैंड का रोल है। साथ में ये कई बार जो हमारी लैंड होती है वो डिग्रेड होने लग जाती है, या आप कह सकते हैं सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन से भी वेटलैंड बचाता है। सॉइल इरोजन नहीं होने देता और सॉइल का डिग्रेडेशन नहीं होता अगर वेटलैंड आपके आसपास है। साथ में जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, उस नेचुरल डिजास्टर में एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर नेचुरल डिजास्टर की इंसेंटिसिटी को और साथ में उसके एरिया को कम करता है। जैसे जहां जहां मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, जब 2004 में सुनामी आई पैसिफिक ओशियन से होते हुए इंडियन ओशियन पहुंची, उस टाइम आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट था उसको कम लॉस हुआ एज कंपेयर टू तमिलनाडु। और उसका रीजन था आंध्र प्रदेश के पास मैंग्रोव का डेवलपमेंट था जो एक वेटलैंड एरिया में डेवलप हुए थे। वहीं तमिलनाडु में इसका डेवलपमेंट नहीं था और जो था उसको काट दिया। तो आंध्र प्रदेश में कम लॉस हुआ, तमिलनाडु में ज्यादा लॉस हुआ। इसलिए बोला जाता है कि ये डिजास्टर को रेगुलेट करने में भी हमारी हेल्प करती है। साथ में जो आसपास के एरिया में जो पॉल्यूशन होता है, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो या फिर एयर पॉल्यूशन हो, उसको भी कम करने में वेटलैंड अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। वाटर को प्यूरिफाई करके क्लीन करती है, और जहां वेटलैंड होता है वहां पे प्लांट डेवलप हो ही जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आसपास की एयर को क्लीन करते हैं। ये इसका रेगुलेटिंग सर्विसेज है जो हमें मिलती है। थर्ड जो बेनिफिट इसका है वो है कल्चरल सर्विसेज। ये हमारे कल्चर में भी एक रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कल्चरल सर्विस में जैसे बहुत सारे स्पिरिचुअल वर्क, वो आपको दिखेंगे वेटलैंड के किनारे। जैसे गंगा नदी के किनारे हम लोग डुबकी लगाने जाते हैं, तो जो हमारा अध्यात्म की दुनिया है वो भी कहीं ना कहीं वेटलैंड से जुड़ी हुई है। मैंग्रोव फॉरेस्ट को बहुत सारे लोग एक इंपॉर्टेंट
फॉरेस्ट के रूप में मानते हैं, उन्हें देवता मानते हैं, गॉड मानते हैं। साथ में इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट होता है। बहुत सारे लोग एनिमल को देखने के लिए जाते हैं, साथ में वहां पे वोटिंग करते हैं। ये सारी चीजें हमें इकोनॉमिक बेनिफिट दिलाती हैं, और जो लोग आते हैं उनको एंटरटेनमेंट मिलता है, तो उनका बार बार आने का मन भी करता है। साथ में हमारी जनरेशन को एजुकेशन देने में भी वेटलैंड का रोल है। हम वेटलैंड के आगे जाके देख सकते हैं कि कौन सा प्लांट है, कौन सा एनिमल है, इसमें भी वेटलैंड का रोल है। साथ में ब्यूटिफिकेशन, बहुत सारी वेटलैंड में बहुत तरह तरह के फ्लावर आते हैं। जैसे लोटस जो फ्लावर है वो ज्यादातर वेटलैंड में ही पाया जाता है। आपने सुना होगा भाई कमल कीचड़ में ही खिलता है, तो वो जो कीचड़ वाला एरिया है वो एक तरीके का वेटलैंड ही है। उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल है वेटलैंड का। इसके अलावा ये जो आसपास का इकोसिस्टम है उसमें भी हेल्प करता है। वेटलैंड अपने इकोसिस्टम के लिए तो हेल्पफुल है ही, साथ में इसके आसपास वाला जो इकोसिस्टम है उसमें भी सपोर्टिंग सर्विसेज देता है। तो इसकी सपोर्टिंग सर्विसेज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एक वेटलैंड प्रोवाइड करती है। सपोर्टिंग सर्विस में जैसे सॉइल का डेवलपमेंट हो, उसमें इसका रोल है। सॉइल के डेवलपमेंट में न्यू फर्टाइल सॉइल डेवलप करता है। साथ में जो न्यूट्रिशन का साइकिल है उसको चलाने में इसका रोल है। न्यूट्रिशन की जो चेन चलती है उसमें भी। साथ में बायोडाइवर्सिटी जो वेटलैंड में होती है वो कहीं ना कहीं आसपास के इकोसिस्टम को और ज्यादा सस्टेनेबल बनाती है कि वो लंबे टाइम तक चल सके। अब ये तो हमने देखा है इसका इंपॉर्टेंस, लेकिन हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि जैसे जैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ, लैंड एरिया कम पड़ता रहा, और कई बार उसने अपनी ग्रीड के लिए वेटलैंड को एक डस्टबिन के रूप में चेंज कर दिया। जैसे आप अपने आसपास देखेंगे बहुत सारे पॉन्ड्स, इसमें बहुत वाटर काफी ज्यादा गंदा है, और उसका रीजन मैन मेड एक्टिविटी। तो मैन मेड एक्टिविटी की वजह से बहुत सारी वेटलैंड को खतरा हो गया है, और इन वेटलैंडों पर जो खतरा है ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग इशू है। तो बहुत सारे लोग इंक्रोचमेंट कर लेते हैं वेटलैंड के एरिया में। बहुत सारे बिल्डर शहरों में बिल्डिंग बना देते हैं। तो ये इनके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज है कि कैसे डेवलपमेंट के साथ साथ वेटलैंड को कंजर्व किया जाए। तो जो इनका एरिया है वो एक तो कम होता जा रहा है, दूसरा उनमें पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। जितना ये प्यूरिफाई कर सकती हैं उससे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। पॉलीथीन, प्लास्टिक बैग, ये सारी चीजें हम फेंक देते हैं।
तो एक तरीके से डस्टबिन बनते जा रहे हैं, डंप यार्ड बनते जा रहे हैं। और इस रीजन की वजह से वेटलैंड धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। साथ में वेटलैंड में वाटर का लेवल भी कम होता जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने वाटर को डाइवर्ट कर दिया है, चाहे कैनाल के थ्रू किया हो या अपनी इरिगेशन फैसिलिटी के थ्रू। और क्लाइमेट चेंज ने इस सिचुएशन को और ज्यादा बड़े लेवल पे कर दिया है। तो वेटलैंड को कंजर्व करना जरूरी है अगर हमें प्रोविजनिंग सर्विस लेनी है, साथ में आसपास के इकोसिस्टम को बचाना है। लेकिन वेटलैंड खुद जो बचाने वाली थी, वो खुद ही एक तरीके से धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और इसी चीज को दूर करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर 1971 ईरान के शहर रामसार वेटलैंड को लेकर एक डिस्कशन चला, जहां पर बहुत सारी गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंट, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन एक साथ आए कि भाई वेटलैंड को कंजर्व करना जरूरी है, क्योंकि इनका बेनिफिट बहुत ज्यादा है। और फिर इसी में रामसार कन्वेंशन को साइन किया गया। और रामसार कन्वेंशन ने कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दी, कुछ ड्यूटीज हैं, जो भी इसके मेंबर बनेंगे उनकी कुछ ड्यूटीज हैं। पहला, जो भी वेटलैंड आपको लगता है आपके देश में इंपॉर्टेंट है, उस वेटलैंड को इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल वेटलैंड के रूप में आप लोग डालो। कि आप लोगों को लगता है ये वाली आपकी वेटलैंड इंटरनेशनल लेवल पर क्लाइमेट चेंज और बहुत सारी अदर एक्टिविटी को रोकने के लिए जरूरी है, तो उसे इंटरनेशनल वेटलैंड की लिस्ट में डालो। और एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है डेवलपमेंट प्लस इन्वायरमेंट के बीच। और जब भी आप डेवलपमेंट करें तो कोशिश करें कि वेटलैंड को कोई खतरा ना हो। ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना की जाए जिससे वेटलैंड खत्म हो जाए, जैसे वहां पे कोई केमिकल फैक्ट्री ना खोली जाए या रियल एस्टेट का वर्क ना हो, और अगर हो तो वेटलैंड को कंजर्व करके हो। साथ में बोला गया अपने देश के अंदर वेटलैंड रिजर्व ये भी बनाना चाहिए। अपने देश के अंदर वेटलैंड रिजर्व सबको बनाना चाहिए। और फिर उसके बाद 1975 में बहुत सारे लोगों ने, जो देश के, उन्होंने इसे साइन कर दिया और 1975 से इंप्लीमेंट हो गई। इंडिया ने 1982 में इसे अडॉप्ट किया, लगभग 7 ईयर बाद। और ये एक ऐसा एनवायरमेंट का कन्वेंशन है जिसका लेना यूनाइटेड नेशन से नहीं है,
यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग इस कन्वेंशन को साइन नहीं किया गया। ये एक इंडिपेंडेंट कन्वेंशन है और ज्यादातर जो एनवायरमेंट से रिलेटेड एग्रीमेंट होते हैं या कन्वेंशन होती हैं वो पूरे क्लाइमेट की बात करते हैं, पूरे एनवायरमेंट की, लेकिन ये स्पेसिफिक है जो सिर्फ एक इकोसिस्टम की बात करती है, वेटलैंड इकोसिस्टम। और 2 फरवरी को ये कन्वेंशन हुई थी, इसलिए 2 फरवरी को वेटलैंड डे को मनाया जाता है, इसी याद में कि कैसे हम लोग वेटलैंड को कंजर्व कर सकते हैं, उसके लिए वेटलैंड डे मनाया गया। और इस रामसार कन्वेंशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को भी नोट डाउन किया गया, किन किन वजह से वेटलैंड धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, उसके रीजन क्या है, कॉजेस क्या हैं, और उसने क्लियरली उसे मेंशन किया कि भाई कुछ रीजन मैन मेड है, कुछ रीजन नेचुरल भी है। तो वेटलैंड लॉस के रीजन क्या क्या है, इसे भी इसने कैटेगराइज कर दिया। कुछ रीजन मैन मेड है, अगर ह्यूमन एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाए तो कहीं ना कहीं वेटलैंड को कंजर्व किया जा सकता है। मैन मेड में जैसे एग्रीकल्चर का जो हम डेवलपमेंट करते हैं, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के साथ हम लोग कई बार फर्टिलाइजर इनका भी यूज करते हैं, और ये फर्टिलाइजर इन वेटलैंड में जाके यूट्रोफिकेशन, प्लांट को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। इस वजह से वेटलैंड की जो एज है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और वेटलैंड का एंड हो जाता है। साथ में वेस्ट को डंप करना, हमारे आसपास जो वेटलैंड होती है वहीं पे कूड़ा घेर दिया जाता है। वेस्ट को हम लोग सही से रिसाइकिल नहीं करते और उसे जहां भी आसपास साइट मिलती है उसी में डंप कर देते हैं। आपके एरिया में भी कुछ ना कुछ ऐसा कोई तालाब या कोई पॉन्ड होगा जहां पर बहुत सारे लोग कूड़ा डालते रहते हैं। तो वेस्ट एक प्रॉब्लम बन के उभर रहा है। साथ में फ्लड को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, जैसे डैम। डैम बनने की वजह से वेटलैंड में वाटर रुक जाता है और उनका भी एंड हो जाता है। साथ में सी वॉल, कई बार कोस्टल इरोजन को रोकने के लिए हम लोग कुछ दीवारें या कंक्रीट का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं कोस्ट के किनारे, उससे भी वेटलैंड को लॉस होता है। साथ में कई बार बहुत सारे वेटलैंड में कुछ रिसोर्स होते हैं, तो वेटलैंड के अंदर माइनिंग, हम जो माइनिंग करते हैं उससे भी वेटलैंड को लॉस होता है। साथ में हम लोगों ने ग्राउंड वाटर का ओवर यूज कर दिया है, और ओवर यूज करने की वजह से लैंड तो बची लेकिन वाटर नहीं बचा। इस वजह से भी वेटलैंड को खतरा हो रहा है।
साथ में फिशिंग एंड टूरिज्म, इन दोनों इंडस्ट्री ने वेटलैंड के रिसोर्स को काफी खत्म किया। जैसे कोई घूमने गया, घूमने जाने के साथ साथ वहां पे पानी की बोतल, चिप्स का पैकेट वो फेंक के आ गए। इनसे भी वेटलैंड को काफी नुकसान होता है। ये हमने कुछ मैन मेड रीजन देखे कि ह्यूमन बीइंग की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है एक वेटलैंड को। अगला जो है नेचुरल फैक्टर्स, जिनकी वजह से वेटलैंड को खतरा है, जैसे सी लेवल का राइज होना, धीरे धीरे सी लेवल राइज हो रहा है, उस वजह से वेटलैंड को भी खतरा हो रहा है, वो सबमर्ज हो जा रही है। साथ में फ्लड, काफी ज्यादा पानी प्लस में कई बार ड्रॉट, ऐसी कंडीशन भी वेटलैंड के लिए खतरा है। साथ में साइक्लोन, जिनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ गई हैं, और साइक्लोन की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से वेटलैंड को खतरा भी बढ़ता जा रहा है। साथ में कई बार लैंडस्लाइड आने की वजह से भी वेटलैंड को खतरा हो जाता है। और सबसे लास्ट, क्लाइमेट चेंज, इसकी वजह से भी वेटलैंड खत्म होते जा रहे हैं। तो ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से वेटलैंड का लॉस हो रहा है। और इंडिया में भी बहुत सारे वेटलैंड पाए जाते हैं, रामसार कन्वेंशन में भी शामिल हैं, जो काफी ज्यादा फेमस भी है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां इन्वायरमेंट को कंजर्व करने पे फोकस किया जाता है, और इसी को ध्यान में रख के हमारी सरकार ने कुछ इंपोर्टेंट वेटलैंड, जो हमने रामसार कन्वेंशन में वादा किया था, उसके अकॉर्डिंग इंडिया अपने यहां वेटलैंड को कंजर्व करता है। इंडिया में वेटलैंड और उनको कंजर्व करने की जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट की है। अगर बात करें इसके एरिया की, तो हमारा टोटल जो लैंड एरिया है उसका लगभग 5% वेटलैंड है। तो इंडिया की लैंड का 5% आपको वेटलैंड दिखेगा। और सबसे ज्यादा वेटलैंड का जो एरिया है वो गुजरात में है। गुजरात हाईएस्ट वेटलैंड एरिया, क्योंकि वहां पे रन ऑफ कच्छ पाया जाता है, सर क्रीक पाया जाता है। सर क्रीक भी एक तरीके से क्या है, वेटलैंड। साथ में इंडिया में चिल्का लेक, जो उड़ीसा में मिलती है। साथ में लोकटैक, जो हमें मणिपुर में मिलती है। ये कुछ ऐसी लेक है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रामसार कन्वेंशन से ही
एक और रिकॉर्ड जोड़ दिया गया जिसे कहते हैं मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में उन वेटलैंड को रखा जाता है जिन्हें काफी ज्यादा खतरा हो गया है और उन्हें इमीडिएटली सेव करने की जरूरत है। तो इकोलॉजिकल क्राइसिस से जो वेटलैंड गुजरती हैं कि वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी, उन वेटलैंड का रिकॉर्ड मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में होता है। और इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP, जिन जिन ने रामसार कन्वेंशन को साइन किया वही इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, इसमें ऐसे डिसाइड किया गया। इंडिया की तरफ से 3 वेटलैंड मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल हुई। जैसे पहला जो वेटलैंड शामिल हुआ, केवला देव, केवला देव नेशनल पार्क में, जो राजस्थान है, वहां पर वाटर का लेवल काफी कम हो गया। तो वाटर का लेवल कम होने की वजह से ग्राउंड वाटर सूखता गया और इस वजह से ये जो लेक है वो खत्म होती जा रही थी। इसी को बचाने के लिए फिर बाद में हमारी सरकार ने कैनाल का डेवलपमेंट किया और यहाँ पे वाटर पहुंचा और उसके बाद इसे मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से निकालने की कोशिश की गई। ऐसे एक और लेक लॉकटेक, जो मणिपुर में मिलती है, और ये इंडिया का और वर्ल्ड का भी फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, लॉकटेक लेक, जहां पर फंडीज पाई जाती हैं और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक सबसे बड़ा लेक। और यहां पर डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, इस वजह से इस वेटलैंड को खतरा हो रहा था। उसके बाद सबसे लास्ट चिल्का लेक, जो मिलती है उड़ीसा में, इस वेटलैंड में भी खतरा पहुंचा और इस वेटलैंड में प्रॉब्लम थी सिल्टेशन की, मतलब गाद, गाद नीचे जमा हो गया और गाद नीचे जमा होने की वजह से धीरे धीरे इस वेटलैंड में भी वाटर की प्रॉब्लम होने लगी। और फिर हमारी गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे काम किए और फिर 2002 में चिल्का लेक को मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से निकाल लिया गया और फिर इसे 2002 में रामसार प्रोटेक्शन अवार्ड चिल्का लेक को मिला। किसने इतना अच्छा अचीवमेंट किया है। और उसके बाद से लेकर आज तक हवाई गवर्नमेंट कोशिश करती है कैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के समय वेटलैंड को बचाया जा सके, उनको ज्यादा लॉस ना हो। ये सारी चीजें गवर्नमेंट का प्रयास होती है।
और अगर बात करें कुछ और फेमस वेटलैंड जो इंडिया में, क्योंकि कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि ये वेटलैंड या ये रामसार वेटलैंड जो है वो इंडिया के किस पार्ट में है। तो इंडिया के मैप को हम देखें तो ऊपर जम्मू कश्मीर वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में कुछ फेमस लेक जैसे वुलर लेक, जो एक टूरिज्म का स्पोर्ट्स भी है, वो भी इंडिया की एक रामसार वेटलैंड है। साथ में लद्दाख में और चाइना के बॉर्डर पर तुसो मुरी, ये भी एक वेटलैंड है जिसमें ब्लू वाटर पाया जाता है। 3 इडियट मूवी का जो लास्ट सीन है वो इसी लेक से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में होकरा वेटलैंड, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भी कुछ वेटलैंड पाई जाती हैं जैसे चंद्रताल, ये भी काफी ज्यादा फेमस है। साथ में रेणुका, ये सबसे स्मॉलेस्ट एरिया वाली वेटलैंड है और रामसार कन्वेंशन में भी इंक्लूड है। उसके बाद पंजाब का जो जोन है वहां पर भी कुछ वेटलैंड मिलती हैं पंजाब वाले एरिया में, क्योंकि वहां पर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज काफी ज्यादा फेमस है। तो यहाँ पर हरीके के वेटलैंड फेमस है। इसके अलावा कांजली एक लेक है जो पंजाब में फेमस है। राजस्थान वाला जो एरिया है उस एरिया में भी कुछ वेटलैंड मिलती हैं। तो राजस्थान जो अपर वाला पार्ट है इंडिया का, उसमें आपको सांबर लेक, ये रामसार कन्वेंशन में इंक्लूड है। साथ में केवला देव, जो हमने मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड्स में भी देखा, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड्स में इंक्लूड है, राजस्थान से ही है। गुजरात में नल सरोवर, ये भी एक फेमस वेटलैंड है। मध्य प्रदेश में भुज, एमपी, या जिसे कई बार भोज के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में अपर गंगा एरिया, मिलता है यूपी में। उसके बाद दक्षिण इंडिया में केरल में बहुत सारी वेटलैंड काफी फेमस है, जैसे वेम्बनाड, वेम्बनाड वेटलैंड, और ये भारत की सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड भी है। सबसे स्मॉलेस्ट हमने रेणुका देखी हिमाचल प्रदेश,
सबसे लार्जेस्ट केरल वेम्बनाड। केरल के एरिया में अष्टामुडी, वो भी एक वेटलैंड का एरिया है। इसके अलावा उड़ीसा, यहां पर एक हमने चिल्का लेक तो देखी, जो काफी ज्यादा फेमस है और ये भी मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में है, और इसे 2002 में मॉन्टेक्स रिकॉर्ड से निकाल लिया गया। और यहीं पर भीतरकनिका, कनिका वेटलैंड। आंध्र प्रदेश में कोलेरू, कोलेरू, जिसके पास में श्रीहरिकोटा, जो इसरो का है, जहां से मिशन लॉन्च किए जाते हैं, वो भी मिलता है। तमिलनाडु में आपको पॉइंट कैलीमर, पॉइंट कैलीमर, ये वेटलैंड मिलता है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, ये वेटलैंड भी फेमस है। असम में दीपोर बिल, असम दीपोर बिल। त्रिपुरा में लोकटेक, तो ये कुछ फेमस वेटलैंड जो रामसार कन्वेंशन के थ्रू इंक्लूड है, उनके बारे में ज्यादा, क्योंकि रामसार कन्वेंशन में जो जो इंडिया के हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। और आज के टाइम के हिसाब से बात करें तो लगभग 50 के आसपास इंडिया की वेटलैंड रामसार कन्वेंशन में इंक्लूड हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप भी एक बार मैप पे एक आउटलाइन मैप लेके इनको अंडरलाइन कर लेना। तो ये आज की क्लास थी वेटलैंड के बारे में, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, बार बार क्वेश्चन पूछे गए। अगर कोई डाउट हो